Hello students, how are you? As you know, we have completed lecture number 5 in last class. Now we are going to start the lecture number 6. In this lecture we will start the electric flux. And in last lecture we have completed electric field. And we also have done the numericals about the electric field. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो सबसे पहले मैं जनरल आइडिया देता हूँ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है, ऊपर से नीचे से यहाँ से सभी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक लाइन पैरेलली सभी पास हो रही है और बीच में रखा हुआ है कोई सरफेस। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करेगी, इस सरफेस को कट करके जाएगी, अंदर से पेनिट्रेट होकर फिर उधर से बाहर निकलेगी। तो इसी को फ्लक्स कहते हैं। जब कोई भी चीज़ का किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू पासिंग जब होता है तो उसको फ्लो ऑफ फ्लक्स बोलते हैं, उसको हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरीके से मेजरमेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो नोन एज द फ्लो ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही है और इस सरफेस है, सरफेस का नॉर्मल किधर है, इस डायरेक्शन में। किसी भी सरफेस का नॉर्मल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो ये एक सरफेस इस तरीके से, इसका नॉर्मल जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइंस भी ऐसे आ रही है तो इधर से निकलेगी इसी नॉर्मल के पैरेलल, ठीक है ना। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल होगा। तो नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक लाइंस भी इधर, तो एंगल कितना होगा 0। इस केस में सारे फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट करके जाएगी, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट करके जाएगी, तब आपका फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम होगा। और एंगल कितना हो रहा है, θ0। मतलब ये समझ के हम θ0 एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है। अब मैं अगर सरफेस को ऐसे कर दूं तो फील्ड लाइंस ऊपर से निकलेगी और नीचे से निकल जाएगी। इस सरफेस एरिया को कोई भी फील्ड लाइंस कट करके नहीं जा पाएगी, कोई भी पास नहीं होगी इस सरफेस के एरिया के थ्रू। तो क्या होगा, अभी सरफेस का नॉर्मल कहाँ है, ऊपर है, फील्ड लाइंस ऐसे, तो नॉर्मल ऊपर है और फील्ड लाइंस ऐसे, तो एंगल नॉर्मल और फील्ड लाइंस के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री और फ्लक्स कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस ऊपर और नीचे जा रही है, किसी भी सरफेस एरिया को कट करके नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लक्स हो गया 0। तो 0 फ्लक्स कब हुआ, जब 90 डिग्री हो। तो हमने 2 कंडीशन सीखी यहाँ पर। प्रैक्टिकली हमने ये चीज़ सीखा कि कोई भी सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है तो फ्लक्स होगा 0 डिग्री के केस में, और 90 डिग्री जब एंगल बनेगा तो कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी, क्या डिफाइन हो सकती है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया अलोंग द नॉर्मल या अलोंग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। कोई भी फील्ड लाइंस पास हो रही हो किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू, कहाँ पर, अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द एरिया, सरफेस एरिया, अलग अलग सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए हम डायग्राम और उसका डेरिवेशन करते हैं और उसको पूरा समझते हैं, ठीक है ना। तो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिफाइन होगी वो देखिए क्या होगी, तो टोटल ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का जो पास होता है किसके, इधर अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज, ठीक है ना। और करके इसको लिख सकते हैं हम, इट इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस का फ्लो जो हो रहा है किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू, उसका मेजरमेंट जो है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू अगर फील्ड लाइंस पास हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होने के लिए क्या क्या जरूरी है, फील्ड लाइंस का सरफेस एरिया के नॉर्मल में होना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होना जरूरी है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस का एरिया होगा फील्ड लाइंस उसी नॉर्मल के डायरेक्शन में
ज़्यादा से ज़्यादा पास होके मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स इस तरह से हम उसको कहते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम इसका डेरिवेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो देखिए। ये आपका ई है, ठीक है ना। और हमने ये कंसिडर किया ds एलिमेंट, इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, दैट इज ds, जो क्या है e के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है ना। ये ds इंक्लाइन है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और इधर आपका क्या है e है ये। तो ds को जब आप e के अराउंड ले आएंगे, ds का प्रोजेक्शन e पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ds cos थीटा। तो अब देखिए फ्लक्स होने की कंडीशन क्या है, टू हैव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एरिया मस्ट बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अलोंग द सरफेस एरिया। तो दोनों कंडीशन में हमने इसको सेटिस्फाई किया कि सरफेस का जो एरिया एलिमेंट है ds cos थीटा वो e के अलोंग है, दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तभी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये हमने पढ़ा। या तो e का नॉर्मल के अलोंग होना चाहिए, या तो e को आप ds के अलोंग ले आओ तो e cos थीटा हो जाएगा, या ds को आप e के अलोंग ले आओ, दोनों में से कोई भी आप किसी के अलोंग ले आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ds cos थीटा e के अलोंग होंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ds एलिमेंट के कारण जो होगा वो हो जाएगा e इंटू ds cos थीटा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी टू ds एलिमेंट क्या हो जाएगा, ds एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो होगा d5 e पे आपका ds cos थीटा का प्रोजेक्शन, तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, तो दैट विल बी ds cos थीटा। तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, e ds cos थीटा, एक साथ e ds ब्रैकेट में उठा दो, e ds cos थीटा। अब ये जो फ्लक्स आपका आया है, ये जो फ्लक्स है आपका d5 के अकॉर्डिंग ds सरफेस एरिया के थ्रू d5 फ्लक्स है, आपको होल सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो d5 का फ्लक्स 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ds का सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन ds का s हो जाएगा e और cos थीटा एज इट इज। तो आपका e s cos थीटा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हमने जो स्टार्टिंग में कंडीशन पढ़ी थी थीटा 0 फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा था और थीटा 90 फ्लक्स आपका 0 आ रहा था, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए इफ थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री रखें तो रखो कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 बंद हो जाएगा, तो ई एस आपका फ्लक्स रहेगा। तो फ्लक्स 5 इक्वल आपका ई एस कोस 0, कोस 0 का मतलब 5 आपका कितना हो गया ई एस, ठीक है। एस की जगह ध्यान रखना ए भी ले सकते हैं, ए फॉर एरिया। तो ये आपका फ्लक्स आ गया। नेक्स्ट कंडीशन जो आपकी वो है इफ, या आपका केस सेकंड लिख सकते हैं आप इसको, और थीटा 0 वाला केस 1 लिख सकते हैं, इसको केस सेकंड, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं आप इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया आपका ऐसा हो गया, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इधर हो गया और नॉर्मल ऊपर हो गया, तो फिलहाल ऊपर से नीचे जाएगी, सरफेस एरिया को कट नहीं करेगा। तो फ्लक्स 5 इक्वल टू ई एस कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो क्या हो जाएगा ई एस ब्रैकेट 0, 0 टू ई एस कितना हो गया 0, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 0 निकल के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे 0 हो गया। अब केस थर्ड यहाँ लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं केस थर्ड कितना है थीटा 180, केस थर्ड थीटा 180 की कंडीशन यूज करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 इक्वल टू ई एस
cos 180। अब cos 180 कितना होगा -1, तो फाई इक्वल टू ई का ES -1, फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा -ES, फ्लक्स आपका हो जाएगा -ES। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीनों केस में हमने निकाल दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट जो बातें वो देख लिया आप, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू ES कोस थीटा। थीटा का यूनिट लेस होता है, E की यूनिट क्या होती है वोल्ट अपॉन मीटर, S की मीटर का स्क्वायर, मीटर से मीटर कट, तो क्या बनेगी वोल्ट मीटर। तो इसकी एक यूनिट तो होती है आपकी वोल्ट मीटर। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होता है फाई इक्वल टू ES थीटा। अब क्या E यहाँ पर वेक्टर है, S क्या है, S यहाँ पर एरिया वेक्टर है, कौन सा S यहाँ एरिया वेक्टर है। तो कोस थीटा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये बनेगा। अब देखिए दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है ना। तो फ्लक्स जो है आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो थी हमने सभी पढ़ी। इसकी यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ये भी पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, जो सीबीएस एग्जाम में जो आता है डेरिवेशन कई बार, तो वो भी हमने कर लिया। इसका फॉर्मूला ES कोस थीटा फ्लक्स का पढ़ लिया हमने। तो आगे हम पढ़ते हैं इसकी डायमेंशन के बारे में। तो इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो क्या होगा, चलो इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ES कोस थीटा, ठीक है। तो ES कोस थीटा, E की डायमेंशन, E की पुट करो वैल्यू, E की डायमेंशन क्या होगी। अब E की डायमेंशन पुट करने के लिए आपको फॉर्मूला पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो क्या है फोर्स अपॉन F/Q, E का फॉर्मूला, ठीक है ना। यस फोर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो देखिए फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 और Q की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, Q इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू T, I का A हो गया और टाइम का T हो गया। तो A इंटू T इंटू S, S मतलब एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का कितना जाएगा L का स्क्वायर। अब देखिए अभी T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, L स्क्वायर L क्यू हो जाएगा, A ऊपर जाएगा A के बाद -1 हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी ML क्यू T की पावर ऊपर जाके -1, T की पावर -3 और A भी ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सब कुछ निकाल दिया। अब हम करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट। सपोज ये एक डायग्राम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर पास हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो इस सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स हो रहा है, इस सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स हो रहा है। तो टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा, फाइंड टोटल नेट फ्लक्स। तो टोटल नेट फ्लक्स आपको निकालना है। तो देखिए इस सरफेस के लिए नॉर्मल जो है वो आउटवर्ड्स होगा, इधर इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो आउटवर्ड इधर होगा। तो ये S2 जो सरफेस वो E के अलाउ ही जा रहा है, तो यहाँ एंगल कितना बनता है 0, और इधर S1 के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट जा रहा है, S1 नॉर्मल इधर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है। इधर S3 नॉर्मल ऊपर जा रहा है, E इधर जा रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो आप देखिए 3 सरफेस है आपके पास, या S आपका कर्व सरफेस है सिलेंडर का इस तरीके से,
S1 ये डिस्क टाइप एक सर्कल टाइप एक सरफेस है, ये H2 सरफेस सर्कल टाइप। तो देखिए इसका फ्लक्स तीनों फ्लक्स निकाल कर जोड़ दो, नेट फ्लक्स आपका आ जाएगा। तो 5 नेट जो आपका फ्लक्स जो होगा वो होगा 5 1 प्लस 5 3। तो 5 1 का फॉर्मूला रखो ES1 S1 के लिए आप cos1 और S1 कर दो, ठीक है। 5 2 फ्लक्स के लिए आप कर दो ES2 cos थीटा 2 और 5 3 के लिए प्लस ES3 cos थीटा 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 1 की वैल्यू आपका ये है तो S1 थीटा 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर S1 के यहाँ E इधर है, थीटा क्या है वो थीटा में जो एंगल हो किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल ऑफ द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो इस सरफेस का नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक इधर है, कितना एंगल हो गया 180। तो ये हो जाएगा आपका ES1 cos 180 और यहाँ पर आपका थीटा कितना है H2 पे 0 डिग्री प्लस ES2 cos 0 प्लस यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री ES3 cos 90 यहाँ पे फ्लक्स कितना आ गया 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब ये cos 0 डिग्री कितना आता है 1, तो यहाँ पर ES बचेगा प्लस ES2, ठीक है ना, ये आपका ES2। यहाँ पे कितना बचेगा cos 180 -1, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ES1 प्लस ES2। तो आपका फ्लक्स जो आया यहाँ पर 5 नेट निकल के आ रहा है माइनस ES1 प्लस ES2। अब देखिए S1 S2 इक्वल है, इसको S मान सकते हैं, तो इक्वल S मानेंगे तो क्या बनेगा माइनस ES प्लस ES। तो कट कटा के 5 नेट आपका जो आएगा वो 0 आ जाएगा, कितना आएगा 0 फ्लक्स आएगा आपका, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन लेते हैं लेकिन क्या करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर डायरेक्शन कर लेते हैं, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कर देते हैं। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज से यहाँ पर इलेक्ट्रिक आइदर डायरेक्शन हो रहा है, उधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तब यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेम प्रोसेस करने जो क्वेश्चन जो फर्स्ट किया था, क्वेश्चन 2 सेम रहेगा। क्वेश्चन 2 फाइंड नेट फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स। तो फाइंड नेट इक्वल कितना जाएगा, फाइंड नेट इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं 5 1 के यहाँ पर क्या आ जाएगा S1 आपका इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर जा रहा है, दोनों कितना हो गया सेम डायरेक्शन थीटा 0, तो यहाँ जाएगा ES। दोनों सरफेस S1 S2 आपको पता है इक्वल है, तो दोनों को S ले लेते हैं हम, ES cos थीटा 0 प्लस यहाँ पर ES cos थीटा 0 प्लस यहाँ पर पता है आप लोग कितना 90 डिग्री, तो cos 90 अगर आएगा ES के साथ cos 90 0, तो डायरेक्ट आप 0 लिख दो। अब यहाँ को 0 यहाँ को 0, 1 और 1, तो क्या बचेगा ES प्लस ES, तो कितना हो गया 2ES। तो नेट फ्लक्स इस डायग्राम में कितना है 2ES। इसी तरह से कोई भी डायग्राम अलग अलग हो सकता है, आपको नेट फ्लक्स निकलना आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ये क्यूब है, इसके अंदर हर एक सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में आपका E की डायरेक्शन हो रही है। सपोज इस सरफेस का नॉर्मल इधर है, S भी इधर है, E भी इधर है, ठीक है ना। इन एवरी नॉर्मल डायरेक्शन देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E along द सरफेस नॉर्मल सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है ना। एरिया वेक्टर के along ही आपका E होगा, हर एक सरफेस के अंदर होगा। अब क्यूब जो है इसके अंदर कितनी सरफेस, 6 सरफेस है, 2 ये 4 और 2 टॉप और बॉटम, 6 सरफेस है। 6 सरफेस के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक हो रहा है along द नॉर्मल डायरेक्शन।
तो 6 के 6 सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो कितना होगा? तो इंडिविजुअल सरफेस, वन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो सभी सरफेस के थ्रू होगा। तो 6 सरफेस है, एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? ES हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ES। तो टोटल नेट फ्लक्स कितना हुआ 6 के 6 सरफेस के थ्रू? तो फाइनल नेट जो होगा यहाँ पर 6 ES हो जाएगा। कितना जाएगा? 6 ES हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा जाए कि एक सरफेस टोटल नेट फ्लक्स तो आपका 6 ES हो गया और एक के थ्रू कितना हो गया? तो यहाँ पर ES हो जाएगा। समझ आए बात? लेकिन गॉस लॉ के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टॉपिक है वो हमने फिनिश कर लिया। 2-3 हमने बेसिक न्यूमेरिकल आपको समझा दिए और न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे कुछ चैप्टर पूरा होने के बाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखिए डायग्रामेटिकली हम समझते हैं इसको। पहले ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ते थे हम, तब हम एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रखते थे और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तब इन दोनों चार्ज को आप इंडिविजुअली समझते थे कि दोनों अलग अलग हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि दोनों एक साथ हैं, एक तरह से शादी हो गई, मतलब आप ये समझ सकते हैं, मतलब दोनों कपल हो गए। तो यहाँ पर डाइपोल के अंदर जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, पहले तो अलग अलग थे और बाद में क्या हो गया? दोनों एक साथ हो गए। तो एक साथ होने के मान इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। ये आपका एक पोल और ये आपका ये पोल, वन पोल, ये आपका सेकंड पोल हो गया। तो 1 और 2 कितना हो गया? डाई। कितना हो गया? डाई। डाई का मतलब 2 और ये आपका एक पोल, ये दूसरा पोल, तो डाई पोल बन गया। क्या बन गया? डाई पोल। और चार्ज की बात हो रही है, हर एक पोल पर क्या है? आपका चार्ज। और चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए प्रॉपर तरीके से एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे वो देखिए। क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक पेयर दिखाई दे, एक जोड़ा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शादी का एक जोड़ा होता है, इसी तरह इन चार्ज का भी प्लस और माइनस का ऑपोजिट एक जोड़ा है। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है। तो जब भी दो प्लस और माइनस जब भी एक साथ दिखेंगे वो एक कपल, एक डाइपोल की तरह कहलाएगा, एक डाइपोल कहलाएगा। तो क्या डेफिनेशन होगी? द पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विच आर डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो क्या है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अब ये 4 अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, बताओ इसमें कितने डाइपोल हैं? तो इसमें 4 डाइपोल हैं। कैसे? एक तो ये जोड़ा हो गया आपके डाइपोल, एक इनका भी जोड़ा हो गया, 2 डाइपोल हो गया, एक ये डाइपोल हो गया, तीसरा डाइपोल और एक प्लस माइनस ये हो गया, 4 डाइपोल। तो टोटल यहाँ पर कितना डाइपोल है? 4 पोल है, सॉरी 4 सेपरेटेड डाइपोल है। डाइपोल 1, डाइपोल 2, डाइपोल 3, डाइपोल 4। तो इस तरह से हम डाइपोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। और डाइपोल बता सकते हैं जब भी 2 चार्ज पेयर ऑफ इक्वल और ऑपोजिट चार्ज रखे हुए हैं उसको हम डाइपोल कहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें एक टर्म आती है वो है डाइपोल मोमेंट। वो क्या है देखिए, दूसरी डाइपोल के बाद इसके अंदर आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है देखिए आपका, हमने जैसे कि अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी, द पेयर ऑफ इक्वल ऑपोजिट चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। वो सम डिस्टेंस कितनी है? वो सम डिस्टेंस आपकी 2a। अगर 2a को इसके सेंटर से अगर सेपरेट करें तो कितनी जाएगी? a और a। ऐसा क्यों करते हैं? 2a क्यों लिया? पूरा a क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर 2a की जगह a लिखते हैं तो a/2 करते हैं, तो आगे हम
a/2 को लेकर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा 2a लिखा ताकि a और a हाफ हाफ हो सके, ठीक है ना इंडिविजुअली। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द रिप्रेजेंट बाई p, किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला होगा डाइपोल मोमेंट का q इंटू 2a हो जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन जो डाइपोल मोमेंट की होगी वो क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द बोथ चार्जेस। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वन ऑफ द सेम थिंग्स, दोनों सेम होगी। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, प्रॉपर तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वो क्या होगी, देखिए डाइपोल मोमेंट या इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट कूलम, इसकी चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी कूलम मल्टीप्लाई, अब ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी हो जाएगी मीटर, तो क्या हो जाएगा cm, क्या हो जाएगा cm। तो cm एक तरीके से यूनिट हो जाएगी आपकी डाइपोल मोमेंट की, दैट इज कूलम मीटर, ठीक है ना। तो अब इसकी स्केलर है, फिर वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, अब चार्ज क्या है स्केलर है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर, वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है वेक्टर होता है। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर। कैसे, तो वापस बता देता हूँ, p इक्वल टू क्या है 2 इंटू 2a, 2a स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है ना, तो आपको वेक्टर ही मिलता है, क्या मिलता है, ये रूल है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर ही मिलता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्या है वो पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है ये डिफाइन कर लिया, डायग्राम कर लिया, और जो वेक्टर है या स्केलर ये पढ़ लिया। अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो तुम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ मोमेंट। तो बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, p इक्वल टू q इंटू 2a, q का कितना हो गया 80 इंटू 2a डिस्प्लेसमेंट मतलब l, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LTA, m की पावर कितनी जाएगी 0, ठीक है ना। तो आप ये डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने सभी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब बेसिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जनरल आइडिया, डाइपोल क्या होता है उसका डिफाइन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसका डिफाइन क्या होता है। अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रह गई है वो है इलेक्ट्रिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होगा उसकी, डाइपोल मोमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपके नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की और होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर होती है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ये आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है वो आपका वो ये होगा,
तो इसका जो एक्सियल जो लाइन है, एक्सियल पॉइंट है, वो इसके ऊपर होगा, एक्सिस के ऊपर। ये आपका डायपोल का एक्सिस है। तो इस केस में आपको डायपोल, ये जो टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो आपको फाइंड करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। हर एक चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर एक पॉइंट पर उसके अराउंड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड्स, चार्ज से बाहर की तरफ आउटवर्ड्स हो गया। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्स होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है आउटवर्ड्स, वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इनवर्स जा रहा है नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव चार्ज के कारण हो रहा है। और जो डिस्टेंस है, अब ये आपकी पूरी एक यूनिक बॉडी है, एक तरीके से कंसिडर आप कर सकते हैं। तो किसी यूनिक बॉडी से डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यहाँ तो ले नहीं सकते हैं, सेंटर से लेंगे, क्योंकि बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो एक डायपोल एक बॉडी की तरह माना जाता है। तो यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस आपकी आर, और ये जो है आपका ए, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ 2a था, इसको a कर दिया, और ये भी a। अब आपको समझ में आएगा a 2a क्यों लिखा था, तो ये हो गया r। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, कम। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k/r², डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस अगर कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, ये कम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा। इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके अलोंग होगा, इसके अलोंग, और इसके डायरेक्शन का इधर, तो इसका मतलब ई नेट भी आपका इधर ही होगा। तो डायग्राम तो हमने समझ लिया। अब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पर। तो ई नेट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, ई नेट इक्वल टू ई पॉजिटिव चार्ज माइनस ई नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसको रखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसको रखो, इक्वल टू इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, के क्यू इसमें होगी, के क्यू इसमें भी होगा, बट डिस्टेंस का डिफरेंस होगा। अब इस यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए आप, के क्यू तो आ गया, डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ही कैसे निकालेंगे, आपको ये दे रखी आर और ए दे रखी है। अगर आर में से ए को माइनस कर दे तो ये बचेगी आर माइनस ए। तो डिस्टेंस आ गई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। देख लो आर यहाँ से यहाँ, ए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, आर प्लस ए का स्क्वायर, कितनी हुई, आर प्लस ए का स्क्वायर। तो देखिए आगे नेक्स्ट पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। ई नेट के क्यू तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस 1 आर प्लस ए का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। के क्यू तो हम एज इट लिखते हैं, के क्यू एज इट लिख दिया। अब अंदर क्या लेते हैं, एलसीएम, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर दोनों का एक साथ होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, ठीक है, बाद में कर देंगे। अब इसका कट करो, ये इससे कट, तो आर प्लस ए का स्क्वायर आएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ये इससे कट, ये आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, ऊपर के ब्रैकेट को ओपन करेंगे और नीचे क्या करेंगे, इसका दोनों का एक साथ होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आर माइनस ए ब्रैकेट आर प्लस ए ब्रैकेट, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। इस पे स्क्वायर था, इसके पे स्क्वायर था, सेपरेट था, इसको एक साथ लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करो, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ar, तो 2ar माइनस कितना आएगा, वापस आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ar, तो माइनस अंदर इंटू आ जाएगा, तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करते हो, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना, और
अब यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, -2AR, बट ये माइनस वो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ रहा था तो ये माइनस और अंदर का ये इसका प्लस माइनस हो गया, तो जहाँ माइनस आ रहा है प्लस हो जाएगा 2AR। आर स्क्वायर कट ए स्क्वायर कट, प्लस माइनस कट हो जाएगा, 2AR दोनों प्लस के बचेंगे तो 4AR हो जाएगा, पापा में ये बचेगा। अब ये क्या हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी क्या लगेगी यहाँ पर, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर लगेगा, और वापस होल स्क्वायर पे, ये बात भी ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, के क्यूब इंटू 2AR कितना गया, 4AR। अब नेक्स्ट ध्यान देखो, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर भी है, इसको आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ई नेट आपका निकल के कितना है, के क्यूब 4AR अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट आर इज वेरी ग्रेटर देन ए को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ए को नेगलेक्ट करें, सो ए नेगलेक्टेड, तो ए को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, ई नेट के क्यूब 4AR अपॉन आर स्क्वायर और स्क्वायर आर की पावर 4, आर की पावर 8 से कट, तो आर की पावर क्यूब बचेगा, क्या बचेगा, के क्यूब और तो ये फॉर्मूला यहाँ तक आया आपके फाइनली। अब क्या करना है, Q इंटू 2A, 2 यहाँ से बाहर ले लो और यहाँ बचेगा 2, तो Q इंटू 2A क्या हो जाता है, P, तो इसको लिखते हैं ई नेट 2 ले ले बाहर, अंदर बचेगा Q इंटू 2A, उसको लिखते हैं हम P, तो K लिखते डायरेक्ट में P अपॉन में क्या गया R Q। यहाँ तक फॉर्मूला आने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो डायपोल मूवमेंट और ई की डायरेक्शन क्या है वो आपको देखना है। तो जो डायग्राम है उसमें आपको चेक करना है, पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों सेम अलोंग है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर पी और ई नेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो यहाँ माइनस आएगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, आप इस डायग्राम में देखिए ई नेट इधर जा रहा है और माइनस से प्लस, आपका डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, और ई नेट भी इधर भी जा रहा है, पी के डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ई नेट पी के अलॉन्ग है, और फॉर्मूला ई नेट पी के फॉर्म में है, इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर प्लस भी रहेगा, ठीक है ना। अगर ये ऑपोजिट होता तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो करते हैं डेरिवेशन, उसमें ऑपोजिट हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, देखिए यह आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट जो इस डायपोल के सेंटर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक जो होगा वो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो सपोज हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण, तो देखिए क्या होगा, यहाँ का पॉइंट P, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम ऐसे जोड़ दिया, इसको हम इससे जोड़ दिया। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, और देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, डाउन की तरफ। इसको पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसको आप E1 लिख देते, और नेगेटिव के कारण जा रहा है इसको E2 लिख देते हैं।
हालांकि ई माइनस भी ले सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था, बट 1 और 2 भी ले सकते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, दोनों के बीच में। अब देखिए इधर ई नेट किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट, और डायपोल मूवमेंट माइनस है प्लस इधर, तो डायपोल ई नेट और पी दोनों अपोजिट आ रहा है। तो अब ई नेट जो आएगा पी के फॉर्म में, उस फॉर्मूला आपको माइनस पुट करना, ये ध्यान रखना। तो पहले ई नेट निकाल देते हैं। तो यहाँ एंगल कितना बनना है, इसके साथ देखिए यह एंगल थीटा बनना है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है आर, सेंटर से कितने डिस्टेंस का आप निकाल रहे हैं, आर। इससे पहले डेरिवेशन किया था उसमें भी सेंटर से हमने आर डिस्टेंस, पी पॉइंट तक आर डिस्टेंस ली थी, यहाँ पे भी आर। और ये जो है ए, क्या है, ये सेंटर से ए इधर, ए इधर, तो ये आपका ए, ये आपका आर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक। भाई इलेक्ट्रिकल क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट में निकालना है, तो डिस्टेंस तो आपको ये लेना पड़ेगा। और इसमें E1 निकालने के लिए, E2 निकालने के लिए ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो E1 E2 निकालने के लिए क्यू सेम है, आपका डिस्टेंस भी सेम है, बट डिस्टेंस कितना होगा आपका, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब दो इलेक्ट्रिक आ रहा है E1 E2, पहले मतलब लिख देते हैं E1 इक्वल टू E2, दोनों को मान लेते E। अब यूज द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को यूज करके इजीली कर सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम को नहीं करें, पैरेललोग्राम के लिए E1 E2 के बीच में टोटल एंगल अपन को चाहिए, तो हमने थीटा थीटा सेपरेट किया है। तो क्या करते हैं आप, इसको E1 को इधर ले लो, E1 E2 क्या E, तो ये E cos थीटा और ये भी E cos थीटा, तो E cos थीटा और इसका इधर E2 कितना है, E है, तो E2 मतलब E है, तो E cos थीटा। तो इसका भी इधर E cos थीटा, इसका भी इधर E cos थीटा, तो टोटल दोनों के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है, 2E cos थीटा। तो E नेट जो आपका हो जाएगा 2E cos थीटा। अब 2 एज इट इज, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा यहाँ से निकालो, cos थीटा बेस अपन A आपका हाइपोटेनस कितना है ये, तो हाइपोटेनस आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को मैंने पावर हाफ लिख दी, ठीक है ना। अब क्या इसको सॉल्व करना है, ये इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, दोनों को जोड़ेंगे पावर कितनी 3/2 हो जाएगी, एक साथ लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ई नेट आपका आ जाएगा 2KQ अपॉन R प्लस R का स्क्वायर A का स्क्वायर, पावर कितनी 3/2। देखिए पीछे वापस कितना है, K2KQ, पावर दोनों की कितनी 3/2 होगी, और A एज जाएगा, तो A यहाँ पर एज इट इज। अब यहाँ पे वापस कीजिए, R इज ग्रेटर देन A, क्योंकि ये आपका प्लस क्यू माइनस क्यू आपका डायपोल, ये अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेंथ हो तो A तो बहुत छोटा रहेगा और R बहुत बड़ा हो जाएगा, उस केस में A नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो A को यहाँ नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, A को नेगलेक्ट कर दिया तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, तो R का क्यूब बचेगा, ठीक है ना। तो ये वाला यूज़ करेंगे, R इज इक्वल टू A नेगलेक्ट कर दिया, R स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर से स्क्वायर कट तो R का क्यूब बचेगा, तो ये जाएगा 2KQA अपॉन R का क्यूब बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू Q इंटू A, तो Q इंटू 2A बन जाएगा, और Q इंटू 2A कितना होता है P, डायपोल मोमेंट, तो हो जाएगा KP अपॉन R का क्यूब, ये आपका ई नेट आया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस। तो माइनस का इन केसेस में माइनस का बहुत ध्यान रखना जरूरी है जब डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, क्योंकि कई बार ई नेट जो है डायपोल के मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक जब भी निकालते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के रेस्पेक्ट में आता है। तो जब भी ई नेट का फॉर्मूला P के फॉर्म में लिखे तो माइनस प्लस का ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ तक
हमने डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पर दोनों केस में निकाला। और ये दोनों केस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास हम इसी लेक्चर में इस टॉपिक के साथ एंड करते हैं। आगे जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ओके बाय।